18वीं सदी के राजनीतिक स्थिति की चर्चा आज हम साथियों करेंगे। वंदे मातरम। नमस्कार सभी साथियों को। अब देखिए, हमारे एक टॉपिक है कि 18वीं सदी की राजनीतिक स्थिति। सबसे पहले तो साथियों हमें पता होना चाहिए कि 18वीं सदी है, इसमें क्या हुआ था, कौन सी प्रवृत्ति हमें देखने को मिले, और उसके बाद में हम एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो अपने ये ध्यान रखें कि जो हमारी 18वीं सदी है, इस 18वीं सदी को की जो राजनीतिक स्थिति है, इस राजनीतिक स्थिति को पहले अपने बात कर लें। राजनीतिक स्थिति, तो ये राजनीतिक स्थिति है। इस राजनीतिक स्थिति में हमें तीन प्रवृत्तियां मुख्य तौर पे देखने को मिलती है। कितनी प्रवृत्तियां मिलती हैं? तीन प्रवृत्तियां हैं। ये इस राजनीतिक स्थिति की मुख्य तौर पर हमें देखने को मिलती है। यहां अपने को एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, और वो ये रखनी चाहिए कि 18वीं सदी को क्या है, जो 18वीं सदी है, इस 18वीं सदी को भारत में किसके नाम से जाना जाता है? 18वीं सदी को भारत में अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? भारत में अंधकार युग 18वीं सदी को कहा जाता है भारत में। ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब देखिए, जो 18वीं सदी है, इस 18वीं सदी में हमें मोटे तौर पर तीन प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। इन तीनों प्रवृत्तियों का एक एक करके हम अध्ययन करेंगे, इनके हम चर्चा करेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, पर आराम से इसको समझते हुए हमें करना है। सबसे पहले तो हम पहली प्रवृत्ति तो हमें देखने को मिलती है, इसे हम कहें कि मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन है, ये 18वीं सदी से प्रारंभ हो जाता है। यानी औरंगजेब की जब मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, उसकी मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य का क्या हो जाता है? पतन प्रारंभ होता है। और इसे ही दूसरे रूप में हम कहते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक। यानी उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन से हैं? उत्तरवर्ती मुगल शासक है, ये है औरंगजेब के बाद के शासक। औरंगजेब के बाद के जितने भी शासक हुए, कुल मिला के जो जिन्होंने गद्दी पे बैठे हैं, सिंहासन पर कह के नाम एक बार जिनका भी आया है, वो हमारे कुल 12 शासक होते हैं। औरंगजेब के बाद कितने हुए हैं? 12 हुए हैं। और इन 12 शासकों की बात हम करेंगे। इनके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम लेंगे। सेकंड यहाँ क्या है कि सेकंड है नवीन राज्यों की स्थापना। नवीन राज्यों की स्थापना। अब देखिए, नवीन राज्य हैं 18वीं सदी में बहुत से स्थापित हुए हैं, पर मुख्यतः यहां क्वेश्चन कहां से बनता है, उनके हम चर्चा करेंगे, उनकी बात करेंगे, और सभी पे बड़े वाला फ्लैशबैक जरूर करेंगे। जैसे हैदराबाद, अवध, रुहेलखंड, जाट या इसको कहते हैं भरतपुर, राजपूत, या यहाँ देखिए अपने इसमें देखेंगे कि आमेर में और मारवाड़ में राजपूतों के बीच में संघर्ष, राजपूतों के साथ मुगलों का संघर्ष होता है। इसके बाद में हम सिख कह सकते हैं, क्योंकि बंदा बहादुर के साथ भी इनका संघर्ष रहा है। इसके बाद हम मराठा कह सकते हैं। इसके बाद में हम अहोम का कह सकते हैं, अहोम जिसको असम भी कहते हैं, असम, या त्रावणकोर जिसको हम केरल भी कहते हैं, त्रावणकोर अथवा केरल। यानी ऐसे बहुत से राज्य हैं, ये क्या होते हैं? ये स्थापित होते हैं। नवीन राज्यों की स्थापना की प्रवृत्ति है, हमें इस काल में देखने को मिलती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इनके हम चर्चा करेंगे। और लास्ट एंड अंतिम थर्ड क्या है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना।
ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना, उपनिवेशवाद की स्थापना, इन की चर्चा है हमारे यहां होगी। यानी 18वीं शताब्दी है, इसकी राजनीतिक स्थिति में हमें तीन प्रवृत्तियां हैं। ये तीन प्रवृत्तियां मुख्य तौर पे देखने को मिलती है। एक तो अपने को ये ध्यान रखनी है, कितनी प्रवृत्तियां मिल रही है? तीन मिल रही है। मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है, यानी उत्तरवर्ती मुगल शासक रहते हैं। इस पतन जैसे ही प्रारंभ होता है वैसे वैसे क्या है, नए राज्य छोटे छोटे स्थापित होते हैं। और इसके बाद में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना होती है, जो अगले 200 सालों तक हम पे राज करते हैं। तो ये 200 सालों तक अपने राज करते हैं। कैसे करते हैं हम सभी को पता है, पर यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इसमें कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी की चर्चा हमारे इस में रहेगी। इसके बाद में अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, वो करेंगे उत्तरवर्ती मुगल शासक या मुगल साम्राज्य का पतन कहते हैं। पहला हमारा क्या टॉपिक रहेगा? उत्तरवर्ती मुगल शासक रहेगा। अब ये उत्तरवर्ती मुगल शासक जो हैं, इन उत्तरवर्ती मुगल शासकों में इस समय क्या है कि जो मुगल शासक है वो कमजोर हो गए थे। क्या हो गए थे? कमजोर हो गए थे। और यहां क्या है कि एक नई प्रवृत्ति हमें देखने को मिली औरंगजेब की मृत्यु के बाद, कि औरंगजेब के से पहले तो मुगल शासक थे वो बड़े शक्तिशाली थे। और कह के इनसे पहले क्या होता था, इनसे पहले ये होता था कि जो मुगल शहजादे हैं, ये मुगल शहजादे मुगल बादशाह की मृत्यु के बाद में आपस में इनमें संघर्ष होता था उत्तराधिकार के लिए, और इनमें जो शक्तिशाली होता था वो जीत कर और मुगल बादशाह बन जाता था। पर यहां नया ट्रेंड देखने को मिला कि मुगल शहजादे भी यहां कमजोर हो गए। तो अब क्या है कि मुगल जो सरदार हैं, मुगल सरदार हैं, ये किसी शहजादे को अपनी कठपुतली बनाकर और उसके लिए संघर्ष करते थे और उस शहजादे को मुगल बादशाह बना देते थे। और वो तो मुगल बादशाह नाम मात्र का होता था, जो यहाँ सरदार थे, ये सरदार क्या है कि मुख्यतः शासन को देखते थे। तो यानी उत्तरवर्ती मुगल शासकों के काल में यहाँ तीन गुट थे, जिन्होंने अपनी दृष्टि से, अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जैसा भी मौका मिला, जैसा भी उनको अवसर मिला, उन्होंने क्या है कि वहां अपनी दांव चलाने का प्रयास किया। अब देखिए, यहां अपने को ध्यान रखना है कि उत्तरवर्ती मुगल शासकों में के टाइम में तीन गुट है। इन गुट की बार बार हम चर्चा करेंगे, इसलिए क्या कि पहले ही अपने थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से गुट थे। एक तो गुट था ईरानी गुट, ईरानी गुट। दूसरा गुट था, वो था तुरानी गुट, तुरानी गुट। और तीसरा गुट था, वो था हिंदुस्तानी गुट, हिंदुस्तानी गुट। ये क्या है कि तीन गुट है, और इन तीन गुट के जो नेतृत्व करता थे वो अलग अलग थे। इसके जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व करता वो कौन थे? जो ईरानी गुट है, इस ईरानी गुट के नेतृत्व करता है ये असद खान। वह इनका पुत्र था जुल्फिकार खान। ये बाप बेटे हैं। ये कौन है? पिता है। और ये कौन है? पुत्र है। यानी बाप बेटे हैं। इन्होंने क्या है कि ईरानी गुट का नेतृत्व किया। ईरान जो पश्चिमी एशिया से आए, ईरान से तुरानी, ये लोग वे थे जो मध्य एशिया से आए थे। कौन आए थे? मध्य एशिया से जो लोग आए थे वो थे। और इनका नेतृत्व किसने किया?
गाजियुद्दीन व चिनकिलिच खां, या इसको आसफ जाह भी कहते हैं, चिनकिलिच खां को आगे हम चर्चा करेंगे। इसके नेतृत्वकर्ता बड़े तौर पर ये थे, हालांकि चिनकिलिच खां का पिता भी था यहाँ। और जो हमारा हिंदुस्तानी गुट था, इसके सर्वे सर्वा थे सैयद बंधु। सैयद बंधु जो क्या है, सैयद बंधु थे कौन? एक तो था हुसैन अली खां। हुसैन अली खां ये छोटा था, और इसका बड़ा भाई था, वो था अब्दुल्ला खां, जिसका मूलतः नाम हसन था, पर अब्दुल्ला खां जिसका मूल नाम हसन था। इसके अलावा खान दुर्रा, वे अन्य अफगानी व हिंदुस्तानी सरदार, अन्य अफगानी व हिंदुस्तानी सरदार है, वो इसका नेतृत्व करते थे। अब इनकी हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, तुरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट, ईरानी गुट। तो आपको ध्यान रखना कि ईरान की जो मूलतः थे असद खां, जुल्फिकार खां, इनका काफी प्रभाव रहा। हम आगे बात करेंगे। असद खां तो ऐसा व्यक्ति रहा है जो मुगल काल में सबसे अधिक समय तक वजीर पद पे रहा है, 31 वर्ष तक, इससे अधिक कोई भी नहीं रहा। ठीक है, जुल्फिकार खां की काफी रोल रहता है। और इसके बाद में चिनकिलिच खां महत्वपूर्ण सरदार है, और सैयद बंधु है, इन्हें तो शासक निर्माता कहा जाता है। तो इनकी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, चर्चा अपने प्रारंभ करते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासकों की। और उत्तरवर्ती मुगल शासकों में पहला शासक आता है, वो कौन आता है? पहला शासक आता है, वो आता है चिनकिलिच खां। अब देखिए, चिनकिलिच खां के बहादुर शाह प्रथम आता है। चिनकिलिच खां का मुअज्जम था, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से बनता है। इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा उत्तरवर्ती मुगल शासकों पे कर लेते हैं। उत्तरवर्ती मुगल शासक है, ये उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन थे, यानी कौन कौन उत्तरवर्ती मुगल शासक बने हैं, इनकी हम क्या करते हैं, इनकी हम एक एक करके पहले चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तरवर्ती मुगल शासक है, ये कुल बनते हैं, वो कितने बनते हैं? ये कुल बनते हैं, वो बनते हैं 12। और इन 12 उत्तरवर्ती शासकों में कौन कौन आते हैं, इनके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बने बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद में कौन बनते हैं? इनके बाद में बनते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद में कौन बनते हैं? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के बाद कौन बनते हैं? रफी उद्दरजात। रफी उद्दरजात। इसके बाद कौन बनते हैं? रफी उद्दौला। रफी उद्दौला है, ये बनते हैं। ये देखिए, यहाँ के कि रफी उल दरजात है और रफी उद्दौला है, ये दोनों बहुत ही कम समय के लिए बनते हैं। क्या है? बहुत ही कम समय के लिए ये शासक बने हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसके बाद में शासक कौन बनते हैं? इसके बाद में शासक बनते हैं जो काफी लंबे टाइम तक रहते हैं। मोहम्मद शाह। मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह के बाद कौन बनते हैं? मुहम्मद शाह के बाद में बनते हैं
अहमद शाह। अहमद शाह। अहमद शाह के बाद में बनते हैं आलमगीर द्वितीय, आलमगीर सेकंड। आलमगीर के बाद में एक बने हैं थोड़े से टाइम के लिए, यानी आलमगीर की मृत्यु के बाद में क्या होता है साथियों, दो स्थानों पर मुगल बादशाह बनते हैं, और ये दो अलग अलग स्थानों पर इनकी मृत्यु के बाद शासक बनने वाले हैं। एक तो मुही उल मिलत है, और दूसरा इसके साथ ही बनता है, वो बनता है शाह आलम द्वितीय। मुही उल मिलत ये थोड़े से टाइम के लिए रहता है, 1759 से और 1760 तक, पर ये जब बनता है तब इनके टाइम में ही कौन बन जाता है, शाह आलम द्वितीय भी बन जाता है, शाह आलम द्वितीय। अब देखिए इनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम इसको आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में अकबर द्वितीय है, ये अकबर द्वितीय शासक बनता है, और इसके बाद में लास्ट शासक है, ये है बहादुर शाह द्वितीय, या इस बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर कहते हैं। ध्यान रखने, क्योंकि ये जफर उपनाम से क्या लिखते थे, जफर उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो पहला तो बड़ा बड़ा हमें क्या ध्यान रख लेना है, बड़ा बड़ा अपने को ये ध्यान रख लेना है कि ये 12 उत्तरवर्ती मुगल शासक है, ये बनते हैं, क्या बनते हैं, ये 12 उत्तरवर्ती मुगल शासक है, ये बने हैं, इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद में आगे हम देखें कि उत्तरवर्ती मुगल शासक का जो सिलसिला शुरू होता है, क्या शुरू होता है, जो बनने का सिलसिला शुरू होता है, ये कब होता है और कैसे होता है, इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले के उत्तरवर्ती मुगल शासकों में पहला शासक कौन सा है, पहला शासक है, अब 12 शासक देखेंगे, बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट ये पहला शासक है, बहादुर शाह फर्स्ट है। इसका काल कब से कब रहता है, 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक रहता है। अब देखिए औरंगजेब, औरंगजेब है, इन औरंगजेब की मृत्यु, अब औरंगजेब की मृत्यु है, ये साथियों कब होती है, औरंगजेब की मृत्यु है, ये होती है 3 मार्च 1707 को। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु होते ही यहां क्या कि औरंगजेब के 3 पुत्र हैं, उनमें उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया था। औरंगजेब के 3 पुत्र कौन कौन से हैं, बड़ा पुत्र था मुअज्जम, बड़े पुत्र का क्या नाम है, मुअज्जम। उससे छोटा कौन है, उससे छोटा है आजम। उससे छोटा कौन है, उसके बाद था कामबख्श। कामबख्श देखिए ये उत्तर मृत्यु के समय जीवित थे, और अपने थोड़ा सा एक चीज और नोट कर लेनी है, वो ये नोट करने लेनी है कि एक तो अकबर और दूसरे का नाम था महमूद सुल्तान, मोहम्मद सुल्तान कह दें, महमूद सुल्तान कह दें। औरंगजेब के इन पुत्रों के क्या है कि औरंगजेब के जो ये पुत्र हैं, इनकी मृत्यु
औरंगजेब से पहले हो गई थी। ये औरंगजेब के पुत्र थे। औरंगजेब के क्या थे? औरंगजेब के पुत्र थे। अब देखिए, पहले हम सीधा सीधा उत्तराधिकार पे बात कर लेते हैं, फिर जो अन्य घटनाएं हैं यानी बहादुर शाह फर्स्ट के अन्य जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करते हैं। अब देखिए, जो उत्तराधिकार संघर्ष रहा है मृत्यु पर, इनके बीच में क्या रहा है? उत्तराधिकार संघर्ष है, ये रहा है। अब उत्तराधिकार संघर्ष होता कैसे है, किस किस के बीच में होता है? तो एक तो क्या है कि इन दोनों के बीच में हुआ है। कौन सा युद्ध हुआ है? जाजाऊ का युद्ध हुआ है। जाजाऊ का युद्ध। और कब होता है? 18 जून 1707 ईस्वी को होता है। 18 जून 1707 ईस्वी को जाजाऊ का युद्ध हुआ। कब हुआ? 18 जून 1707 को जाजाऊ का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो ये युद्ध जो होता है ये मुअज्जम और आजम के बीच में होता है। और इस युद्ध में अपने को यह ध्यान रखना है कि इस युद्ध में मारा जाता है, कौन मारा जाता है? आजम, और मुअज्जम जीत जाता है। इस युद्ध में आजम मारा गया है और मुअज्जम क्या हुआ है? मुअज्जम जीत गया है। देखिए, जाजाऊ है ये अपने को ध्यान रखना है यूपी में है। और इस युद्ध में आजम मारा गया तथा मुअज्जम विजयी रहा। मुअज्जम विजयी रहा, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा जो उत्तराधिकार युद्ध होता है, ये उत्तराधिकार युद्ध किसके बीच में होता है? ये हुआ है इन दोनों के बीच में, यानी मुअज्जम और कामबख्श के बीच में। मुअज्जम और कामबख्श के बीच में कौन सा युद्ध होता है? इसको हम सीधा कहें कि बीजापुर का युद्ध नाम दे सकते हैं, देना चाहें तो। वैसे ये हैदराबाद के निकट हुआ है, बीजापुर का युद्ध। या इसको मोस्टली क्या है कि आपको लिखा हुआ मिलेगा कि हैदराबाद के निकट, हैदराबाद के निकट ये स्थान था बीजापुर। यहां ये युद्ध होता है। कब होता है? 13 जनवरी 1709 ईस्वी को होता है। यानी मुख्य युद्ध है ये उत्तराधिकार के दो हुए, एक मुअज्जम और कामबख्श के बीच में और एक मुअज्जम और आजम के बीच में। मुअज्जम और आजम के बीच में तो सबसे पहले ही हो जाता है। क्या हो जाता है? सबसे पहले ही हो जाता है। और इस युद्ध में क्या होता है मित्रों? इस युद्ध का रिजल्ट कि इस युद्ध में कामबख्श मारा गया तथा मुअज्जम विजयी रहा। इस युद्ध में कामबख्श मारा गया तथा मुअज्जम विजयी रहा। अब देखिए, यहां एक चीज ध्यान रखना है कि हालांकि उत्तराधिकार में मुअज्जम जीता है, पर मुअज्जम ने इन उत्तराधिकार संघर्ष से पहले अपने भाइयों के सामने प्रस्ताव रखा था कि हम क्या कि साम्राज्य को बांट लेते आपस में। पर यहां इसको आजम नहीं मना किया। आजम कहता है कि एक चादर में 10 गरीब सो सकते हैं। क्या कहता है? कि एक चादर में 10 गरीब सो सकते हैं, परंतु एक साम्राज्य में कभी दो बादशाह नहीं रह सकते। बादशाह केवल क्या रहेगा? एक ही रहेगा। उसके बाद मुअज्जम को लगा कि अब उत्तराधिकार संघर्ष करना पड़ेगा
और ये ध्यान रखना है कि सबसे अधिक आयु में ये क्या है, मुगल बादशाह बनता है 63 वर्ष की आयु में। सबसे अधिक आयु में 63 वर्ष की आयु में मुअज्जम क्या बनता है, बादशाह बनता है। इससे पहले देखिए ध्यान रखना है कि औरंगजेब की मृत्यु है ये कहां होती है, औरंगजेब की मृत्यु है ये होती है कहां पे, औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में होती है। कहां होती है, ये औरंगजेब की मृत्यु है ये अहमदनगर में हुई है, अहमदनगर में। अब क्या है कि यहां अपने को ध्यान रखना है कि मृत्यु के टाइम ये मुअज्जम है ये तो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में है, यानी अफगानिस्तान वाली साइड में है। आजम है ये गुजरात में है, और कामबख्श है ये बीजापुर में है। अब ये तीनों अलग अलग स्थान पे है, तो आजम सबसे पहले अहमदनगर पहुंचता है। कहां पहुंचता है, अहमदनगर पहुंचता है, और अपने पिता का दाह संस्कार करता है। और अपने पिता का दाह संस्कार करके और वो क्या करता है कि अपने को सबसे पहले 14 मार्च को ही बादशाह घोषित कर देता है, ये अपने को ध्यान रखना है। और इस समय क्या है कि मुअज्जम है वो भी जून में सॉरी मई में क्या करता है, अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। मुअज्जम भी मई में अपने आप को क्या करता है, बादशाह घोषित कर देता है। और इसके बाद में इनके बीच में उत्तराधिकार संघर्ष की कहानी प्रारंभ होती है। अब देखो इतना हमने देख लिया। इसके बाद देखें कि औरंगजेब की मृत्यु के समय उत्तराधिकार युद्ध देखें कि औरंगजेब की मृत्यु के समय ये तीनों कहां थे, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम है ये क्या है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में था, और इन सीमा प्रांत की जगह थी पेशावर में ये था। ठीक है, दूसरा कौन है, दूसरा है आजम। और ये जो आजम है ये क्या था साथियों, आजम था वो था इस समय गुजरात का सूबेदार। गुजरात में, और इस समय जो कामबख्श है ये था बीजापुर में। कामबख्श कहां पे है, बीजापुर में। ये मृत्यु के टाइम इनकी स्थिति ये थी तीनों की। अब तीनों की ये है, तो मुअज्जम क्या करता है, सॉरी आजम आजम क्या करता है, अहमदनगर पहुंचकर अपने पिता का अंतिम संस्कार यानी इनको दफनाता है, अंतिम संस्कार करवाता है, तथा 14 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में, वहीं पर अहमदनगर में अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है, अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। यहां अपने ध्यान रखेंगे कि औरंगजेब के वजीर कौन थे,
औरंगजेब के वजीर असद खान थे, जो सबसे लंबे समय तक रहते हैं। औरंगजेब के वजीर असद खान का आजम को समर्थन था, आजम को समर्थन था। ये अपने एक ध्यान रखना है कि ये गुजरात में है और ये कहानी ये करता है। इधर ये मुअज्जम पेशावर में है और पेशावर से फिर ये लाहौर आता है और लाहौर के पास शाहदौला नामक पुल पर ये क्या करता है, मई 1757 सॉरी 1707 मई 1707 ईस्वी में लाहौर के पास शाहदौला पुल पर अपने आप को बादशाह घोषित किया, बादशाह घोषित किया। अब इसके बाद इनमें उत्तराधिकार के संघर्ष प्रारंभ होते हैं और ये दो युद्ध होते हैं, बीजापुर का युद्ध और दूसरा कौन सा, दूसरा युद्ध होता है, पहला युद्ध होता है जाजाऊ का युद्ध और दूसरा युद्ध होता है बीजापुर का युद्ध। अब अपने दोनों भाइयों से युद्ध जीतने के बाद मुअज्जम है ये बहादुर शाह फर्स्ट या इसको शाह आलम फर्स्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना है, शाह आलम द्वितीय ही पढ़ते हैं हम। शाह आलम फर्स्ट की उपाधि किसके पास थी, ये बहादुर शाह फर्स्ट के पास ही थी, मुअज्जम के पास ही थी। ठीक है, तो यहां अपने को ध्यान रखना है, उत्तराधिकार युद्ध में जीतने के बाद मुअज्जम तिरसठ वर्ष की आयु में, ये ध्यान रखना है सबसे अधिक आयु का मुगल बादशाह बना है, 63 वर्ष की आयु में बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से मुगल बादशाह बना, मुगल बादशाह बना। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, दूसरा यह सर्वाधिक आयु में मुगल बादशाह बनने वाला व्यक्ति था, मुगल बादशाह बनने वाला व्यक्ति था मुअज्जम। बहादुर शाह फर्स्ट की उपाधि शाह आलम फर्स्ट भी थी, शाह आलम फर्स्ट भी थी, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए बादशाह बनने के बाद क्या करता है, असद खान को अपना वजीर बनाता है। अपने जो पिता थे, अपने पिता औरंगजेब का वजीर भी कौन था, असद खान था, और ये असद खान को वजीर बनाता है। यहां अपने ध्यान रखेंगे बहादुर शाह फर्स्ट ने असद खान को
अपना वजीर बनाया। अब देखिए, हालांकि ये काम तो 1709 में पूरा होता है। कब पूरा होता है? 1709 में ही क्या काम बख्श को अंतिम रूप से हराता है। पर इसी बीच में जब ये क्या है कि मोटे तौर पर आजम मुख्य प्रतिद्वंद्वी था इसका, और आजम को जब 1707 के जाजऊ के युद्ध में हरा देता है, तो 1707 के जाजऊ के युद्ध के बाद में इसका संघर्ष है थोड़ा राजपुताना में होता है। जनवरी 1708 में इसका संघर्ष कहां हुआ है? राजपुताना में संघर्ष हुआ है। और किस किसके साथ हुआ है ये अपने देखते हैं। तो राजपुताना में इनका संघर्ष कैसे होता है, इसके हम बात करते हैं एक एक करके। यहां राजपुताना में संघर्ष किसका? बहादुर शाह फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो उसी का हम देखेंगे। राजपुताना में संघर्ष किस रूप में हमें देखने को मिलता है कि एक तो अपने ये ध्यान रखेंगे कि जनवरी 1708 ईस्वी, जनवरी 1708 ईस्वी में ये बहादुर शाह फर्स्ट क्या करता है? आमेर पर आक्रमण करता है और आमेर के शासक जय सिंह को हटाकर वहां विजय सिंह को शासक बना देता है। 1708 ईस्वी में आमेर पर आक्रमण कर जय सिंह के स्थान पर उसके भाई विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया। आमेर का शासक बनाया तथा और क्या किया है? आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। आमेर का नाम क्या रखा है? मोमिनाबाद रखा है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो जनवरी 1708 में आमेर पर आक्रमण करके जय सिंह के स्थान पर उसके भाई विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया है और आमेर का शासक नाम रखा है मोमिनाबाद। इसके बाद क्या है? ये आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को मेड़ता में हराता है। अब यहां एक बात सुनिएगा कि ये मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को मेड़ता में हरा देता है, परंतु हराने के साथ ही वो माफी मांगता है और ये उसको माफी दे देता है और 3,500 की मनसब प्रदान करता है, महाराजा की उपाधि देता है। किसको? मारवाड़ के अजीत सिंह को। तो यहां आमेर में एक तो विवाद रहता है। इसके बाद बहादुर शाह फर्स्ट मेड़ता में बहादुर शाह फर्स्ट मेड़ता में मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को हराता है, परंतु उसे माफी देकर
3500 की मनसब व महाराजा की उपाधि प्रदान करता है। अपने को यह ध्यान रखना है, प्रदान करता है। यहां अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को साथियों ये ध्यान रखना है कि ये जो काम होता है ना राजपूताना से संघर्ष वाला, ये 1707 और 9 के बीच में होता है। पहला उत्तराधिकार युद्ध हो गया है किसके साथ, आजम के साथ, आजम मारा गया है। कामबख्श अभी है, कामबख्श के साथ 1709 में होता है बीजापुर का युद्ध, और उस 1709 से पहले ये घटना होती है। क्या होती है, 1709 से पहले की ये घटना रहती है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा ये बहादुर शाह फर्स्ट है, ये बहादुर शाह फर्स्ट की नीति क्या रहती है, ये अपने को एक तो ये ध्यान रखना है कि बहादुर शाह फर्स्ट है, इसकी नीति बड़ी ही उदार रही है। क्या रही है, इसकी नीति बड़ी उदार रही है। ये सहिष्णुता की नीति इसने अपनाई है राजपूतों के प्रति, और अन्य जो जाट हैं, बुंदेला सरदार राजपूत थे, जजिया कर की वसूली बंद की है ना। तो इसके लिए अपने को ध्यान रखना है कि इसकी नीति क्या रहती है, इसकी नीति है, ये नीति पे बात करते हैं कि कैसी रही बहादुर शाह फर्स्ट की नीति। फर्स्ट की नीति यहां अपने को ध्यान रखना है, नंबर 1, बहादुर शाह फर्स्ट ने सहिष्णुता की नीति अपनाई। नीति अपनाई औरंगजेब द्वारा लागू, पुनः लागू किए गए, हम कह दें लागू तो बहुत पहले हो गया था, औरंगजेब द्वारा पुनः लागू किए गए जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर को औरंगजेब को समाप्त कौन करता है, हालांकि अपने देखेंगे अंतिम रूप से मोहम्मद शाह करता है, बीच में फिर पुणे लग जाता है, पुणे हट जाता है, पुणे लग जाता है, ये स्थिति बनती है। पर पहला काम इन्होंने क्या किया है, ये काम किया है, ये अपने को ध्यान रखना है। नंबर 2, बूंदेला सरदार छत्रसाल बूंदेला सरदार छत्रसाल व भरतपुर के चूड़ामन के साथ मित्रता की नीति अपनाई। मित्रता की नीति अपनाई। चूड़ामन ने बंदा बहादुर, ये सिख नेता था, बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान में
बहादुर शाह फर्स्ट का सहयोग किया। बहादुर शाह फर्स्ट का क्या किया है? बहादुर शाह फर्स्ट का सहयोग किया है। किसने किया है? चूड़ामन ने। ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या है कि और क्या करता है ये, और इसमें ये सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर, गोविंद सिंह के साथ संधि कर उन्हें क्या किया? सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर उन्हें मनसब प्रदान किया। ये अपने को ध्यान रखना है। हालांकि बंदा बहादुर के साथ संघर्ष होता है और अपने को ये भी पता होना चाहिए कि इनकी अंतिम परिणति होती है वो बंदा बहादुर के साथ। अब ये विरुद्ध अभियान पे ही जाते हैं 27 फरवरी 1712 को, तो वहीं बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान पे जब गए हुए थे तब इनकी क्या हो जाती है? तब इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा क्या है कि इन्होंने क्या किया साथियों? जुल्फिकार खान के कहने पर, जुल्फिकार खान के कहने पर 1689 ईस्वी से कैद शिवाजी के पुत्र साहू को, शिवाजी के पुत्र साहू को मुक्त किया। साहू को क्या किया है? मुक्त किया। अब देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है कि ये साहू को मुक्त कर देते हैं, पर साहू को कहते हैं कि आप दक्षिण भारत जाइए और दक्षिण भारत जाकर सरदेश मुखी कर है वो तो वसूल सकते हैं, पर चौथ कर नहीं वसूल सकते। यानी पूरी तरह से एक मराठा शासक इसको नहीं माना और इसके पीछे इनकी एक रणनीति थी कि इस समय क्या कि वहां कार्यरत थी ताराबाई राजाराम। ठीक है, राजाराम की पत्नी थी ताराबाई, और ताराबाई क्या है कि ताराबाई के साथ ये चाहता था कि मराठे आपस में संघर्ष करके दक्षिण में कमजोर हो जाएं, तो हम क्या करें, दक्षिण में अपना राज्य फैला सकते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य ये था, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इसी बीच में अपने और बंदा बहादुर के साथ अपने संघर्ष को इनको देखते हैं। उससे पहले एक आप एक चीज और लिख लीजिए, वो इनके काल में क्या है? डच श्रेष्ठ मंडल, डच श्रेष्ठ मंडल का आगमन, श्रेष्ठ मंडल का आगमन। ये देखिए डच श्रेष्ठ मंडल है, ये इनके काल में आता है। कब आता है? 1711 ईस्वी में, 1711 ईस्वी में जोसेफ केटेलर, जोसेफ नहीं जोसुआ केटेलर है, जोसुआ केटेलर केटेलर के नेतृत्व में, डच श्रेष्ठ मंडल मुगल दरबार में आया। मुगल दरबार में क्या है? मुगल दरबार में आया, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये जब मुगल दरबार में आया है साथियों, तो यहां अपने को यह ध्यान रख लेना है कि मुगल दरबार में जोसुआ केटलर के नेतृत्व में शिष्टमंडल तो आ गया। इस शिष्टमंडल का नेतृत्व इस
नेतृत्व नहीं, इस शिष्टमंडल का स्वागत कहेंगे। नेतृत्व तो जेसुआ केटलर कर रहे हैं। इस शिष्टमंडल का स्वागत एक पुर्तगाली महिला जूलियन, जिसका नाम क्या था? पुर्तगाली महिला का नाम था जूलियन। जूलियन ने किया। अब देखिए, ये जूलियन है, पुर्तगाली महिला है, वो इस शिष्टमंडल का क्या करती हैं? इस शिष्टमंडल का स्वागत करती हैं। और जूलियन को क्या है? जूलियन को यह उपाधियां दी गई थी। किसके दी गई थी? जूलियन को बीवी व फिदवा की उपाधियां दी गई थी। जूलियन को बीवी व फिदवा की उपाधियों से विभूषित किया गया। के उपाधियों से विभूषित किया गया, ये अपने को ध्यान रखना है। क्या? जूलियन को बीवी व फिदवा की उपाधियों से विभूषित किया गया, यानी इसके काल में क्या आता है? इसके काल में ये एक प्रतिनिधि मंडल भी आता है। अब देखिए, इनके काल में और कोई ज्यादा चीजें नहीं होती, और ज्यादा क्या चीजें नहीं होती। इसके बाद में इनका बंदा बहादुर के साथ संघर्ष की स्थिति आती है। हालांकि आमने सामने का संघर्ष नहीं होता। 1710 में बंदा बहादुर सरहिंद को विजय कर लेता है। इसके बाद ये अभियान के लिए जाते हैं, और उसी अभियान में 27 फरवरी 1712 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक तो अपने को ये ध्यान रखना है। दो अपने को इतिहासकार ध्यान रखने हैं। एक तो कौन है? एक तो था सिडनी ओवेन। सिडनी ओवेन ने कहा है कि यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। किसने कहा? सिडनी ओवेन ने। और दूसरा है खाफी खां। खाफी खां ने, ये बड़ा लापरवाह था, इसलिए इसको सहाय, प्रशासन के प्रति लापरवाह था, इसलिए इसने सहाय ए बेखबर अथवा सहाय ए बेखबर की कहा है, वो खाफी खां ने कहा है। तो यहां क्या है कि हमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो क्या है कि जो बंदा बहादुर है, इस बंदा बहादुर के विरुद्ध संघर्ष रहा, और यहां और इनकी क्या है कि बाद में मृत्यु हो गई। ठीक है। दूसरा, सिडनी ओवेन और खाफी खां ने इन्हें क्या कहा है, ये ध्यान रखना है। तो यहां हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि बंदा बहादुर के विरुद्ध संघर्ष। बंदा बहादुर के विरुद्ध संघर्ष। अब बंदा बहादुर के विरुद्ध संघर्ष की कहानी में क्या रहता है? नंबर एक, 1710 ईस्वी में बंदा बहादुर ने, सिख नेता है, बंदा बहादुर कौन है? सिख नेता ने सरहिंद को जीतकर गुरु नानक देव व गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के जारी किए। ये अपने को ध्यान रखना है। गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर क्या है? सिक्के जारी किए। इसके बाद में अपने को यह ध्यान रखना है कि ये जो हमारा
बहादुर शाह फर्स्ट है, ये लोहागढ़ दुर्ग में क्या करता है, बंदा बहादुर को रहता है लोहागढ़ दुर्ग में। बहादुर शाह ने बहादुर शाह फर्स्ट ने बहादुर शाह फर्स्ट ने बंदा बहादुर को लोहागढ़ दुर्ग में हराकर लोहागढ़ बहादुर शाह फर्स्ट ने बंदा बहादुर को, इसको ऐसे लिखें कि हराकर लोहागढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, को हराकर लोहागढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया अधिकार कर लिया, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इन्होंने क्या किया, यहां अधिकार कर लिया। अब इसी बीच में क्या होता है, 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु हो गई, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु हो गई तो क्या है, बंदा बहादुर ने वापस क्या किया है, उस पे कब्जा किया है। किस पे कब्जा किया है, बंदा बहादुर ने वापस लोहागढ़ पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सिखों का पुणे लोहागढ़ पर अधिकार हो गया। इसके बाद सिखों का पुणे लोहागढ़ पर अधिकार हो गया। अब देखिए साथियों, एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहां क्या है कि एक ट्रेंड रहता है कि हमारे क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है कि कौन से जो मुगल बादशाह थे उनकी मां राजपूत थी। तो यहां अपने को ध्यान रखना है कि इनकी मां भी एक हिंदू थी। कि इनकी मां, ये जो हमारे बहादुर शाह फर्स्ट हैं, इनकी मां क्या है कि ये भी क्या थी, हिंदू थी। ये अपने को ध्यान रखना है, ये आप अलग से नोट कर देंगे। अलग से क्या नोट कर देंगे कि बहादुर शाह फर्स्ट का जन्म 1643 ईस्वी में राजौरी के राजा जिनका नाम था राजा राजू की पुत्री नवाबाई की पुत्री नवाबबाई, ये ध्यान रख लेंगे नवाबाई को, नवाबाई की कोख से हुआ। इनको ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो प्रसिद्ध कथन, यानी प्रसिद्ध कथन में इनके बारे में जो प्रसिद्ध कथन है ये दो है। क्या है, इनके बारे में जो प्रसिद्ध कथन है वो दो है। पहला हम किसको लिखें कि सिडनी ओवेन के अनुसार, सिडनी ओवेन के अनुसार क्या है, बहादुर शाह फर्स्ट
अंतिम मुगल बादशाह थे, अंतिम मुगल बादशाह थे जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। और दूसरा कथन हमें ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है काफी खां। काफी खां, ये इनके बारे में ध्यान रखना है। इन्होंने यानी काफी खां ने बहादुर शाह फर्स्ट को शाही बेखबर, शाह ए बेखबर कह दूं या शाही बेखबर कहा है, क्योंकि ये प्रशासन में क्या करते थे, अत्यधिक लापरवाही करते थे, इसलिए इनको क्या कहा गया है, शाही बेखबर कहा गया है। तो यहां साथियों अपने को ध्यान रखना है कि इस क्लास में हम ये उत्तरवर्ती पहले शासक हैं बहादुर शाह फर्स्ट, इनकी चर्चा की है। आज इतनी करेंगे, कल फिर मिलते हैं नए नेक्स्ट अपने उत्तरवर्ती मुगल शासक के साथ। आज इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।